नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल देश ने एक दृश्य देखा। 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो का एक क्लिप है जिसको पूरे देश ने देखा और पूरे देश ने इसको कॉमेडी के रूप में देखा, प्रहसन के रूप में देखा, व्यंग्य के रूप में देखा। लेकिन मुझे उसमें बड़ी ट्रेजेडी नज़र आई। उसमें 2 नेता दिखाई दे रहे हैं, दोनों देश के मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग प्रदेशों के, एक दक्षिण से एक उत्तर भारत से, और उन 2 मुख्यमंत्रियों का नाम है नीतीश कुमार और के चंद्रशेखर राव। अब आप सोचिए कि 2 मुख्यमंत्री मिल रहे हों 2 प्रदेशों के, तो वो देश की समस्या पर, अपने प्रदेशों की समस्या पर, उन पर चिंतन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे याद आया कि हरिशंकर परसाई का एक लेख है, व्यंग्य लेख है, निठल्लेपन का दर्शन। उसमें उनकी एक लाइन है कि निठल्ले की डायरी जब खोली गई, उसमें जो शुरू में ही लिखा था उससे पता चलता है कि कैसे नियमित कर्म के प्रति उसकी रुचि धीरे धीरे घटती गई। इन दोनों मुख्यमंत्रियों का वही हाल है। ये निठल्लेपन का दर्शन था जिसका प्रदर्शन हो रहा था पटना, बिहार की राजधानी पटना में, और देखकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। वायरल हो गया वीडियो। लेकिन उन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नीतीश कुमार उस वीडियो में, वायरल वीडियो में हंसते हुए प्रफुल्लित नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं पक्का बता रहा हूं कि अंदर से रो रहे थे। कहाँ फंस गए, किसकी संगत में फंस गए, किसने फंसा दिया, कैसे ये हो गया। उनको उम्मीद थी कि केसीआर आ रहे हैं तो उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम पेश करेंगे, बड़ी उम्मीद थी। और केसीआर इस उम्मीद में गए थे कि बड़े भाई नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं तो वो उनका नाम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए केसीआर से बढ़िया कोई हो नहीं सकता, दक्षिण से होना चाहिए प्रधानमंत्री। तो ये दोनों की अपेक्षा जो जब वहाँ टकराव हुआ और ये दृश्य शुरू हुआ एक सवाल से। सवाल था केसीआर से कि क्या आप नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में विपक्ष के देखना चाहते हैं। तो जो केसीआर का जवाब था वो नीतीश कुमार के लिए अप्रत्याशित था। उन्होंने कहा कि मैं कैसे कह सकता हूं, मैं अगर कह दूं तो दूसरे विरोध कर सकते हैं। अब ये तो तुषारापात था नीतीश कुमार के ऊपर। वो तो जब से बीजेपी की संगत छोड़ के एनडीए छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ गए तब से कह रहे थे, बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में। और यहाँ तो एक आदमी आया है जो विपक्षी एकता की बात कर रहा है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देख ही नहीं रहा। वो नाम लेने को तैयार नहीं है। कौन मानेगा, कौन विरोध करेगा, कोई एक नाम ऐसा नहीं हो सकता जिसका सब लोग समर्थन पहली ही बार में कर दें। फिर भी वो नाम लेने को तैयार नहीं है। अब जैसे ही ये बात कही केसीआर ने, नीतीश कुमार खड़े हो गए, उनके साथ तेजस्वी खड़े हो गए, पूरा सरकारी अमला जो पीछे बैठा था सब खड़े हो गए, सिक्योरिटी के लोग। अब आप देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड तक अकेले उस वीडियो में, अगर आपने देखा है तो मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता लेकिन उसके कुछ हिस्से दिखाने की कोशिश करूंगा। उसमें बार बार केसीआर हाथ पकड़ के नीतीश कुमार का बैठा रहे हैं। वो कह रहे हैं चलिए उठिए ना, हो गया, अब ज़्यादा इनके चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि वो लोग सवाल जो वहाँ पत्रकार थे वो पूछ रहे थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को ही लेकर, और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पात, यानी पहले ही कौर में मक्खी गिर जाए। जैसे वैसे ही हुआ केसीआर का पटना आना। कितनी उम्मीदों के साथ न्योता दिया था, बुलाया था, आए थे, स्वागत किया, और लगा था कि वो यहीं से शुरुआत होगी उनके 2024 के लोकसभा कैंपेन की, और वो घोषणा करेंगे कि हम नीतीश कुमार को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष की ओर से मानने का प्रस्ताव करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बात तो ये है कि केसीआर भी इसी उम्मीद में आए थे, वो तो नीतीश कुमार से पहले से लगे हुए हैं। और दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों अपने अपने राज्यों की दोनों को चिंता नहीं है। तेलंगाना की स्थिति ये है कि वो राज्य दिवालियेपन की कगार पर खड़ा है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, जो रेवड़ी बांटने वाली स्कीम्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनका खर्च बढ़ता जा रहा है। पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन घोषणाएं होती जा रही हैं। वही हाल नीतीश कुमार का है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए, आप विकास की स्थिति देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी मोर्चे पर चले जाइए, हर जगह नाकामी आएगी। और केसीआर को तो अभी 2023 में 10 साल होंगे।
नीतीश कुमार को 2023 तक तो 18 साल हो जाएंगे। तो आप देखिए 18 साल का मुख्यमंत्री और 10 साल का मुख्यमंत्री, मतलब 2023 की दृष्टि से ही अभी बात करें, 24 की ना बात करें, 23 में तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए 2023 की बात कर रहा हूँ। ये दोनों नेता मिले, इन्होंने देश के बारे में, अपने प्रदेशों की समस्या के बारे में कुछ नहीं कहा सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की। तो प्रधानमंत्री की आलोचना करें, चूँकि उनकी पार्टी में नहीं है, उनके गठबंधन में नहीं है, तो ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है। लेकिन आप कह क्या रहे हैं? आप अपने अपने प्रदेश के मतदाताओं को, जनता को संदेश क्या दे रहे हैं? ये दो प्रधानमंत्री पद के आकांक्षी और अपने अपने राज्यों में नाकारा साबित हो रहे नेताओं का सम्मेलन था, यानी ये दो निठल्लों का सम्मेलन था। और ये दो निठल्लों के सम्मेलन का भरपूर आनंद लिया देश की जनता ने। और वो दृश्य मैं तो, मुझे जब से मैंने कल से देखा है वो वीडियो, मुझे 1 मिनट के लिए भी भूलता ही नहीं है। मैंने आज तक किन्हीं दो मुख्यमंत्रियों या किन्हीं दो गंभीर नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐसा दृश्य नहीं देखा था। और एक बार नहीं, कम से, मैंने गिनती नहीं की, लेकिन कम से कम 5-6 बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार खड़े हो रहे हैं और बार बार जो है केसीआर उनका हाथ पकड़ कर बिठा रहे हैं कि बैठिए ना, आप बैठिए ना। वो कह रहे हैं नहीं, उठिए ना, चलिए, हो गया, बहुत हो गया। आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं पत्रकारों को कि जो ये कह रहे हैं केसीआर, उसका मतलब ये है। और वो केसीआर कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना। अब वो पूरा दृश्य देखकर आप समझिए कि मतदाता के मन पर क्या गुजर रही होगी, उसके दिल दिमाग पर क्या गुजर रही होगी कि ये हमारे ऐसे नेता हैं जो अपने को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। इनकी गंभीरता, इनका व्यवहार, इनका जो शासन और प्रशासन है अपने अपने प्रदेशों में, इनकी राजनीति, यही केसीआर पिछले 6 साल तक, कम से कम 6-6.5 साल तक मोदी के घनघोर प्रशंसक थे। और नीतीश कुमार तो मोदी के साथ ही थे प्रशंसा में। जो है, जब भी प्रधानमंत्री बिहार गए किसी कार्यक्रम में, उन्होंने प्रधानमंत्री की जो है प्रशंसा में कसीदे काढ़े। अब दोनों गाली देने वाले हैं। तो साथ का आधार सिर्फ एक है, बल्कि 2 है। आधार एक ये है कि दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोधी हो गए हैं। केसीआर कह रहे हैं कि भाजपा मुक्त भारत बनाना है, और नीतीश कुमार 2015 में कह चुके हैं भाजपा और आरएसएस मुक्त भारत बनाना है। आरएसएस मुक्त भारत बनाते बनाते वो फिर आके आरएसएस और बीजेपी की गोद में बैठ गए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद उसी तरह से बच सकता था, उसी तरह से चल सकता था। अब फिर लौट गए हैं और बीजेपी के विरोध में चले गए हैं। तो विश्वसनीयता के स्तर पर दोनों की स्थिति एक समान है। तेलंगाना में केसीआर की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से घटती जा रही है। तो समस्या जब आपके सामने अस्तित्व की हो, अस्तित्व से मेरा मतलब राजनीतिक अस्तित्व की, दोनों मुख्यमंत्रियों का हाल ये है कि अगले चुनाव में, और अगले चुनाव की बात छोड़ दीजिए, अगला चुनाव चूँकि तेलंगाना में पहले है इसलिए उसकी बात कर सकते हैं, दोनों 2024 के लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री अपने राज्य के रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसी का भरोसा नहीं है। दोनों की कुर्सी खतरे में है, और कुर्सी खतरे में है इस वजह से नहीं कि कोई जोड़ तोड़ होने वाली है, या उनकी पार्टी में फूट पड़ने वाली है, या उनके विधायक टूटने वाले हैं या तोड़े जाने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन दोनों के लिए अपना मुख्यमंत्री पद बचाए रखना बहुत ही कठिन है, क्योंकि बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से चाहेंगे कि उनके सक्रिय रहते उनका बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ हो जाए, और वो नीतीश कुमार को रास्ते से हटाना पड़े इसके लिए तो उसमें कोई संकोच नहीं करेंगे, कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। ये बात अभी नीतीश कुमार की पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों के अनुभव से नहीं, अपने खुद ठोकर खाकर उस अनुभव से सीखते हैं। नीतीश कुमार ऐसे हैं कि ठोकर खाकर भी सीखने वाले नहीं हैं। उनको लगता है कि उनकी चालाकी हमेशा कामयाबी का रास्ता खोलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक समय आता है जब वो चालाकी काम नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में ऐसा समय आ गया है कि उनकी चालाकी काम नहीं करने वाली है। इसी तरह से के चंद्रशेखर राव केसीआर
तेलंगाना में उनकी स्थिति, उनकी लोकप्रियता लगातार बिगड़ती जा रही है। उनकी पार्टी का जो जनाधार है वो लगातार घटता जा रहा है। पिछले 2 उपचुनाव विधानसभा के बुरी तरह से हार चुके हैं। तीसरा उपचुनाव किसी भी समय उसकी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। वो चुनाव हारने का मतलब, हालांकि वो सीट कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस के एमएलए ने इस्तीफा दिया और वो बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन केसीआर के लिए वो प्रतिष्ठा की सीट है। ये उपचुनाव अगर वो हारते हैं तो तेलंगाना में उनके खिलाफ जो माहौल है वो और ज़्यादा ख़राब होगा। तो 2 ऐसे लोग जिनके मुख्यमंत्री रहने का ही भरोसा नहीं है, वो दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैंने जो 2 बातें कही कि कॉमन है दोनों में, एक तो ये है कि अपने अपने राज्य में ये दोनों लगातार अलोकप्रिय हो रहे हैं। नीतीश कुमार का आपने देख ही लिया, 2010, 2015 और 2020 3 चुनाव, उनका ग्राफ आप देखिए तो ऐसे लाइन नीचे आ रही है। कहीं भी उसमें ठहराव जैसा आपको नहीं दिखेगा, कहीं लाइन ऊपर जाती हुई नहीं दिखेगी, लगातार गिरावट है। वही स्थिति केसीआर की तेलंगाना में हो रही है। इसलिए इन दोनों का मिलन जो है वो बहुत से लोग नज़र गड़ाए थे, खास तौर से कांग्रेस और प्रधानमंत्री पद के दूसरे उम्मीदवार, कि कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों मिलकर एक मुद्दा खड़ा कर देंगे। सबसे ज़्यादा नज़र मुझे लगता है ममता बनर्जी की रही होगी। तो बाकी सब बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन ये दोनों नेताओं के मन में निराशा होगी कि दोनों एक दूसरे की मदद की, साथ की उम्मीद से मिले थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो केसीआर और नीतीश कुमार 2 ऐसे राजनेता हैं इस समय देश में जिनको अपने राज्य की चिंता नहीं है, जिनको अपनी राज्य की बदहाली की, अपने राज्य में कुशासन की, अपनी घटती लोकप्रियता की, इसकी चिंता नहीं है। इनको लगता है कि ये जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे तो पूरा देश इनके साथ खड़ा हो जाएगा। ये अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं ये सब लोग भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं रहेगा। इनका सिद्धांत एक ही है, वो है सौदेबाजी का। उसी सौदेबाजी के लिए केसीआर पटना गए थे, लेकिन सौदा पटा नहीं है। उसी सौदे की उम्मीद में नीतीश कुमार ने केसीआर का स्वागत किया, लेकिन सौदा पटा नहीं। तो ये सौदा पटा नहीं तो शुरुआत ही नीतीश कुमार के लिए बुरी हुई है और केसीआर के लिए भी बुरी हुई है। दोनों की जो महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय राजनीति में आने की है, उसको दोनों ने एक दूसरे को काटने का काम किया है। तो ये दृश्य जब तक लोगों के दिल दिमाग पर अंकित रहेगा, तब तक दोनों मजाक का पात्र बने रहेंगे। दोनों को गंभीरता से मुझे नहीं लगता कि न तो नीतीश कुमार को बिहार की जनता लेगी और न ही केसीआर को तेलंगाना की जनता लेगी। जिन लोगों को उम्मीद थी, उनके बाहर जो उनके समर्थक रहे होंगे दूसरे राजनीतिक दलों में, छोटे जो राजनीतिक दल हैं, उनको भी निराशा हुई होगी कि किस तरह का प्रदर्शन है, किस तरह का सार्वजनिक व्यवहार है। भाई अगर आप लोगों की मुलाकात हुई, बात हुई, तो तय करके आना चाहिए था कि क्या बोलेंगे, क्या स्थिति रहेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या स्टैंड लेना है एक दूसरे को। कोई सहमति नहीं हुई तो उस मुद्दे को छोड़ देते, उस पर कमेंट न करते। लेकिन जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का रिएक्शन दिया आपने, दोनों ने अपनी एक तरह से पोल खोल दी है। जनता को बता दिया है कि हमारे दिमाग में कोई विजन नहीं है, हमारे दिमाग में देश को लेकर, प्रदेश को लेकर कोई सोच नहीं है, कोई बड़ी हमारे पास विमर्श की कोई बात नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक मात्र बात है कि हमको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ और प्रधानमंत्री बनवा दो। हमारी योग्यता हो ना हो, लेकिन हमको बनवा दो। तो जो जनता इन दोनों नेताओं को अब मुख्यमंत्री पद पर रखे कि नहीं, इस पर पुनर्विचार कर रही है, वो प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें देखने के बारे में सोचेगी भी। ऐसा इन्होंने कैसे सोच लिया ये समझ में नहीं आता। दोनों अनुभवी नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं, नीचे से उठकर आए हैं, ज़मीन की राजनीति देखी है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। एक ही बात समझ में आती है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, प्रभुता पाए काय मद नाही। यहाँ प्रभुता को सत्ता से रिप्लेस कर दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि जब सत्ता सर पर चढ़कर बोलती है तो सच्चाई दिखाई नहीं देती है। वही हालत इन दो नेताओं की है। तो इन दो नेताओं से सहानुभूति रखिए, इन पर नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये सहानुभूति के पात्र हैं। ये आप कह सकते हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि
ये बोल क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं और उसका लोगों पर असर क्या हो रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।